गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज बड़ा ही वीडियो सेशन खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो सेशन में हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स को ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियो सेशन काफ़ी दिनों पहले पढ़ लिया है, जिसको मैंने आपको 1-2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म भी किया था कि यदि आप उस वीडियो सेशन को देख लेते हैं तो ये वीडियो सेशन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा समझने में। चलिए अगर आप नहीं देखें अभी भी तो आप क्या करेंगे, आज का वीडियो सेशन एंजॉय कीजिए, देखिए। बट इससे पहले का वीडियो सेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो सेशन मैंने करा दिया है, उसको आप लोग जाकर के आसानी से देख लोगे। और आज के वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर से, गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वो नीचे जो सुंदर सा रेड वाला बटन दिख रहा है उस रेड वाले बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ ही एक घंटी होगा, उस घंटी को दबा दे ताकि हमेशा आपको वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप सिंपल से सोचिए कि एक आप स्फेयर आप लोगों ने देखा है। स्फेयर का मतलब ये हो गया कि जैसे हम एक ले लेते हैं, जैसे फुटबॉल देखा आप लोगों ने, तो फुटबॉल जो होता है अगर वही कांच का होगा तो वहां आपका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो उसमें परावर्तक सतह एक होता है। अब परावर्तक सतह ये कौन सी नई चीज आ गई? तो परावर्तक सतह का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो कि आप उसके सामने जाते हो। मान लीजिए हम लोग अपने घरों में समतल दर्पण का यूज करते हैं अपने बाल वगैरह बनाने के लिए, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फेस होता है, मतलब जहां पे दिखता है, जहां से रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है, वही हमारा क्या हो गया, आपका परावर्तक सतह हो गया। तो जिसका परावर्तक सतह एक ऐसा दर्पण होगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो होगा वह क्या होगा, गोलाकार होगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण को नाम देंगे। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर या बाहर की ओर होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। देखो मैंने बताया कुछ और, डिफिनेशन में कुछ और है। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई स्फेयर है और इस स्फेयर जो गोलीय होगा। अब जब गोलियां होगा तो यहां से 2 चीजें निकल के सामने आएंगी। एक चीजें निकल के सामने आएंगी इस तरह की आकृति, मतलब यहां से जब आप कट आउट करोगे, इसको जब यहां से कट करोगे तो ये मिलेगा और इसको जब यहां से कट करोगे तो आपको इधर का पोर्शन मिलेगा। दैट मीन्स यहां पे इन दोनों के डिफिनेशन को मिला करके मैंने इसका डिफिनेशन बनाया है। ठीक, अदरवाइज आप वो भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है। ठीक, तो ये डिफिनेशन हो गया। अब गोलीय दर्पण की अगर बात करें तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गोलीय दर्पण होते हैं? आप लोगों ने नाम बहुत सुन रखा होगा कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, इसको मैं मिटाता हूं। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांट दिया। पहले का नाम दिया अवतल दर्पण और दूसरे का नाम दिया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये बात आप अभी अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, ये कैसे होता है अभिसारी दर्पण, इसको जब मैं इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो सेशन में कराऊंगा तब वहां पे बता दूंगा कि अभिसारी दर्पण क्या होता है। ठीक है, अभिसारी दर्पण और इस उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। चलो इतना बात तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो होगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर जी अवतल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो अवतल दर्पण के बारे में सिंपल सा लॉजिक है इसका कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, इस फिगर में ये जो बाहर मैंने रेड कलर से किया हुआ है ये जो है कलई किया गया सतह है। कलई करने का मतलब पॉलिश किया गया, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, पॉलिश किया गया है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें इस पे आएगी, यहां से अगर आती है तो इस सतह से, यहाँ पे 2 सतह बनेगा ना, एक सतह ये होगा और एक सतह ये होगा। तो जब प्रकाश की किरणें इधर से आएगी तो यहीं से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और जहां से रिफ्लेक्ट होगा वही होगा आपका परावर्तक सतह, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्टर के नाम से जाना जाता है। डन, रिफ्लेक्टर। समझ में आया होगा? तो अवतल दर्पण किसको कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये देखो धंसा है ना, ये परावर्तक सतह क्या अंदर की तरफ धंसा है या एक गुफा की तरह भी है। देख लो गुफा की तरह, जिसको केव कहा जाता है। इस वर्ड को याद रखना है,
केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो गुफा की तरह दिख रहा है ना ये। मान लो मैं अगर यहां से रिमूव करता हूं इसको, यहां पे कर दूं, तो ये देखो तो गुफा भी क्या होता है? अंदर की तरफ धंसा रहता है। ये भी क्या है? अंदर की तरफ धंसा है। अच्छा, इसका एक और डिफिनेशन अपन बोल सकते हैं क्या? ये क्या है? ये कोई गोला होगा तो गोला का क्या होगा? सेंटर होगा, केंद्र होगा। और केंद्र जो होता है स्फेयर बनाने में काफी हेल्प होता है ना, उसी का तो सब रूल है। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है, देखो तो परावर्तक सतह केंद्र की ओर है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अवतल दर्पण या अपसारी दर्पण के नाम से जानेंगे। डन, ये बात हो गया। अब दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? सेम अपोजिट हो गया। यहां पे भी देख लो आप, जिसका अवतल दर्पण यहां पे धंसा हुआ था और यहां पे क्या हुआ? उठा हुआ है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जहां पे उठा हुआ होगा, देखो तो यहाँ पे परावर्तक सतह क्या होगा? यहाँ पे दो सतह होंगे ना, एक तो सतह आपका ये हो जाएगा और एक सतह ये हो गया। परावर्तक सतह ये हुआ, मतलब लाइट इधर से आएगा और इधर से आएगा, तो यह इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो सेशन में, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये जो सतह है यह परावर्तक सतह है, और परावर्तक सतह यहाँ पे क्या हुआ? ऊपर उठा हुआ है, उठा हुआ है, इसलिए क्या होगा? यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल भोजपुरी में समझो उठल, तो उठल मतलब क्या? परावर्तक सतह उठा। ठीक, चलो यहां तक हो गया। अब केंद्र वाले से भी इसका डिफिनेशन आप बोल सकते हो कि जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह केंद्र की विपरीत ओर होता है। केंद्र इधर है लेकिन इधर ना होकर के केंद्र के विपरीत ओर इधर है। ठीक, तो इसका फाइनल डिफिनेशन आप क्या बोलोगे? कि वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, अर्थात जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, अर्थात जिसका परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत ओर होता है, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है छोटू, तो इतना बात दिमाग में बैठा के रखना, यहां तक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि आप इस दर्पण से कर पाओगे। ठीक है, चलो मिटाता हूं मैं इसको। Some important point related to the mirror या spherical mirror लिख सकते हो। चलो चलो हेडिंग मैंने डाल दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ए स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर की बात होगी तो दो गो मिरर रहेगा, एक कॉनकेव मिरर है, एगो कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दोनों का मैं एक अच्छा सा फोटो बनाता हूं। चलो ये देखो, थोड़ा सा राउंड अच्छा बने सर्कल तो काफी बेटर है। चलो अप्रोक्स सही है। अब देखो ले, ये हो गया आपका एक क्या? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण। और एक मैं फिगर बना लेता हूं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का फिगर यहीं पे बना लो। चलो हो गया उत्तल दर्पण। अब देखो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप समझ लेना कि ये क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक, इसमें कलई भी करोगे ना? कलई कर देते हैं। कलई करेंगे इधर पॉलिश, और इसमें कलई अंदर कर देंगे। चलो अब देख लो, यहां पे चूंकि ये गोलीय दर्पण है तो इसका एक सेंटर होगा ना, तो ये हो गया छोटू इसका सेंटर। ये क्या हो गया? सेंटर। और इसका सेंटर क्या हो गया? ये। यहां से हम एक लाइन खींचते हैं। अभी इस लाइन का मैं नाम बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक, ये लाइन हो गया और ये भी एक लाइन हो गया। पहला जो पॉइंट आता है वह पॉइंट क्या आता है कि फर्स्ट पॉइंट आता है एक पोल। पोल क्या होता है? पहला पॉइंट आप हेडिंग डालोगे पोल, जिसको हिंदी में कहा जाता है ध्रुव। ध्रुव जिसको अंग्रेजी में पोल कहा जाता है। अब देखो ये पोल क्या होता है?
यहाँ पे अगर मिरर की बात करें, पहले अवतल दर्पण में आ जाओ। अवतल दर्पण की अगर मिरर की बात करें तो यहां से लेकर के ये जो है यहीं तक है दर्पण। ये तो डॉटेड मैंने बताया था कि आपको लगे कि हाँ एक स्फेरिकल मिरर का कटा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए से लेकर के बी तक आपका अवतल दर्पण, जिसको कनकेव मिरर कहा जाता है। अब इस कनकेव मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है, अब मिडिल पॉइंट कौन सा होगा, ये, और इसी मिडिल पॉइंट को ध्रुव के नाम से जाना जाता है, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। समझ में होगा आपको। कहने का मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण परावर्तक सतह का मध्य भाग, परावर्तक सतह यही है ना, परावर्तक सतह का मध्य भाग जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो आप डेफिनेशन लिख लोगे कि दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है छोटू, पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। डन। या इसी को आप ये भी कह सकते हो कि दर्पण के मध्य बिंदु को भी क्या कहा जाता है, ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब इसे लिखोगे, इसे एरो मार्क दे करके इसे P, कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है या सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये तो हमने इस मिरर में दिखा दिया। अगर इस मिरर की बात करें हम लोग तो इस मिरर का यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी अगर मिरर की बात करें तो ये ए से लेकर के बी तक यहीं तक ना होगा, और इसका मिडल पॉइंट क्या है, ये। इसका एक और डिफिनेशन आगे आप बना सकते हो, जिसको मैं बताने वाला हूं, टेंशन नहीं लेना है। एक और डिफिनेशन हो जाएगा क्या, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि ये जो मुख्य अक्ष है, दर्पण को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, दर्पण को परावर्तक सतह को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, ध्रुव के नाम से जाना जाता है। सेम डिफिनेशन यहां भी एप्लीकेबल होगा कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, ये लाइन मुख्य अक्ष होता है। अभी समझ लो, मैं डिफिनेशन बताऊंगा अभी, ठीक। तो ये प्रधान अक्ष दर्पण को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये प्रधान अक्ष दर्पण को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, उसी पॉइंट्स को क्या कहा जाता है छोटू, पोल के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक क्लियर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि चूंकि ये स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर स्फेयर से बना है, गोले से बना है, तो इसका कोई केंद्र होगा। अब केंद्र को हम लोग समझते हैं, ये केंद्र और ये केंद्र। तो ये केंद्र तो नॉर्मल भाषा में हो गया, लेकिन इसी को साइंस की भाषा में वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं छोटू, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब क्या हुआ, गोलीय दर्पण, ये क्या है गोलीय दर्पण, ये क्या है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। सिंपल। यहां पे आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। डेफिनेशन बोल दो, लिख दो यहाँ पे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस खोखला गोला भी होता है, ठीक, गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। और वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र को पूछा जाए किससे डिनोट किया जाता है, तो यहां पे एरो मार्क देके लिखोगे, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है,
इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे मतलब इसका सेंटर क्या है ये, तो इसको सी और इसको भी हम क्या कर देंगे, सी कह देंगे। ये क्या था हमारा पी, यहां भी क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो मैं दोनों ही दर्पण में समझा रहा हूं, अवतल दर्पण में भी समझा रहा और उत्तल दर्पण में भी समझा रहा, टेंशन नहीं होनी चाहिए। वक्रता केंद्र क्लियर हो गया कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र खोखले गोले का जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या कह रहे हैं केंद्र होता है, उसी के केंद्र को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है छोटू, अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्या। सर्कल में पढ़े होंगे कि केंद्र भी होता है सर्कल का, उसका त्रिज्या भी होता है। तो जैसे सेम त्रिज्या होता है, केंद्र होता है, वैसे सेम त्रिज्या भी होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है छोटू, तीसरा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसको अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। एक डिफिनेशन तो मैंने आपको ये बता दिया कि खोखला गोला मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को, उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये डिफिनेशन आप लिख लोगे, अदरवाइज एक और डिफिनेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो अपने दिमाग से ये बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, पुल है। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण के केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, या दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। सेम पॉइंट यहाँ भी, दर्पण के केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ये डिफिनेशन लिख लेना इसमें से कि जिस दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हटा के त्रिज्या कर लेना, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो या दूसरा डेफिनेशन लिख लेना कि दर्पण के केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली, ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसको अगर डिनोशन की बात किया जाए तो इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। ठीक, तो नेक्स्ट एरो मार्क दे करके लिखना, इसे आर से डिनोट किया जाता है, इसे कैपिटल आर से, कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है या सूचित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। चलो इसका अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट लो बाबू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा पॉइंट रहता है, एपर्चर। कैमरा जब आप यूज करते हो तो एपर्चर का नाम आप लोग सुनते हैं। एपर्चर क्या होता है उसको मैं समझाता हूं पहले। ठीक है, मिटा दो इसको ना, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग या इसको उतार लो वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं हम लोग क्या, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और फिर हमारा बच गया क्या, द्वारक, जिसको अपर्चर कहा जाता है। ठीक है, चलो मिटा देना इसको। चौथा पॉइंट जो है आपका अपर्चर, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्वारक। फिगर इसी तरह रहने देता हूं क्योंकि फिगर से समझाना भी तो पड़ेगा। चलो फोर्थ पॉइंट है आपका द्वारक। अपर्चर, एपर्चर को समझो भाई, फिगर क्या होता है।
एपर्चर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दर्पण का परावर्तक सतह है, कितना दर्पण का परावर्तक सतह है, तो यहां से लेकर के ये यहां तक दर्पण के परावर्तक सतह ये है, और इसका जो ये होता है ना व्यास जो होता है, परिसीमा की व्यास, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, द्वारक होता है। समझ में आया आपको? ये क्या होता है छोटू, द्वारक होता है। तो कैसे बोलोगे कि दर्पण के परावर्तक सतह के परिसीमा के व्यास को, दर्पण के परावर्तक सतह के परिसीमा के व्यास को क्या कहा जाता है, द्वारक या एपर्चर के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं देखो ये त्रिज्या है, ये अपर्चर है, तो त्रिज्या जो होता है व्यास से, मतलब इस व्यास से, एपर्चर से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये भी पॉइंट आप लिख लोगे। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे कि दर्पण के क्या करोगे, वक्रता कह रहे हैं, परावर्तक सतह के परिसीमा के व्यास को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। और द्वारक जो होता है रेडियस से क्या होता है, बड़ा होता है, अर्थात रेडियस छोटा होता है। और एरो मार्क दे के लिखोगे, द्वारक का कुछ नाम भी आप दे सकते हो, ए बी, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा द्वारक एपर्चर रेडियस से, द्वारक वक्रता त्रिज्या लिखो, हिंदी में ही लिख रहे हैं सब, तो वक्रता त्रिज्या से बड़ा होता है, द्वारक वक्रता त्रिज्या से बड़ा होता है। हो गया ये पॉइंट्स। अब देखो एक और मेन पॉइंट छूट रहा है, वो पॉइंट्स क्या है कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, मतलब ये लाइन जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब ये लाइन क्या होता है, पहले इसको नाम लिख लेते हैं हम लोग। पांचवें पॉइंट्स की अगर बात करें तो पांचवा पॉइंट्स आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहा जाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये प्रधान अक्ष क्या होता है, इसको देखो फिगर से इसका डेफिनेशन निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, ये क्या है, ये दर्पण का ध्रुव, ये क्या है दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये लाइन क्या कर रहा है, इन दोनों को मिला रहा है। तो देखो अगर रेखा खंड कहेगा तो दर्पण के केंद्र, और वहां पे मैंने देखो बताया था कि इनको मिलाने वाली रेखा, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप ये बोलोगे कि दर्पण के केंद्र तथा उनके ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा को, देखो तो ये गुजर के जा रहे हैं, मतलब इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, ठीक। लेकिन वहां पे जो वक्रता त्रिज्या होता था इसका लंबाई निश्चित होता था। तो दर्पण के केंद्र तथा उसके ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, या से गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन लिखोगे, दर्पण के ध्रुव, जिसको पोल कहा जाता है, तथा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष या मूल अक्ष, मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है। हो गया पॉइंट से, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अब देखो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सब पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिया, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बड़ा आसान है,
बट उसको समझाना इतना मतलब कठिन है ना, समझा दूंगा तो आपके दिमाग में यूं बैठ जाएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में याद करके लिखना होगा। ठीक, रट्टाफिकेशन खत्म कर देना है। ठीक, और फिजिक्स तो क्या है, आप रट के नहीं समझोगे नहीं तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आता है। ठीक है छोटू, तो मेन टॉपिक जो आता है आपका आता है एक मुख्य फोकस। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं मुख्य फोकस को कैसे परिभाषित किया जाता है। इसको बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि एक अच्छे तरीके से समझना ही इसको काफी बेटर होगा। अदरवाइज आपको तो इसका डिफिनेशन याद ही करना पड़ेगा, तो याद करने वाला काम नहीं करना है। चलो देखो समझते हैं। मान लो स्फेरिकल मिरर होगा, अभी आपको कुछ नहीं देखना है, इसको देखना है। किसको देखना है, इस फिगर को देखना है। इस फिगर में आप इमेजिन करो, आप सिंपल सा सोचो, एक आप तिरछे दीवार पे, मान लो एक ऐसा दीवार है जो सर्कुलर है, मतलब वृत्ताकार है, उसके अंदर आप घुस जाते हो, इसके अंदर हम घुस गए। अच्छा प्रकाश बताओ, प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश एनर्जी के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होते हैं। मतलब प्रकाश एक प्रकार से क्या है, कण है। तो कण क्या होगा, एक सर्कुलर फेस में स्फेरिकल शेप में होगा। तो मान लो आप कि कण जो है, मतलब प्रकाश जो है एक बॉल है, गेंद की तरह। अब गेंद में आपको ये समझना है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, आप इसमें इमेजिन करना है, बिकॉज फिजिक्स इज ऑलरेडी इमेजिन, जितना इमेजिन करोगे उतना ही समझ में आएगा। इसमें आपको घुस जाना है। अब घुस के इसमें आपको यहां से बॉल डालना है, यहां से आप क्या कर रहे हो कि प्रकाश को डाल रहे हो, बॉल दैट मीन्स प्रकाश को। यहां से जब आप बॉल डालोगे तो बॉल क्या होगा, यहां पे चूंकि ये सरफेस कर्व है तो ये क्या करेगा, नीचे आएगा, है ना, आएगा ना, तो ये आ गया आपका नीचे। डन। उसके बाद क्या करो कि आप वही बॉल आप यहां से डाल के देखो। यहां से जब आप डालोगे तो यहां से ये बॉल ऐसे जाएगा और फिर जाकर के चूंकि ऐसे कर्व है तो ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये चीज क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रे जो है, मतलब प्रकाश, यहाँ पे हम लोगों ने एक बॉल की तरह इमेजिन किया है, तो प्रकाश जा रहा है फिर रिमूव हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे हम करते हैं, ठीक, यहां से बॉल को फेंकते हैं, तो यहां से हम बॉल को जब ऐसे फेंकेंगे, ऐसे इधर से फेंकेंगे तो ये ऐसे आएगा, और चूंकि ये भी कर्व है तो ये कहां चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें हम कि यहां से अगर हम बॉल को डालते हैं, क्या करते हैं हम, यहां से बॉल को डालते हैं तो यहां पे आएगा, अब पुनः यहां से लौट करके पुनः इधर रिटर्न हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लाइट को, मतलब ये बॉल मतलब क्या, प्रकाश को डाल रहे हैं, और परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कहा जाए, तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन है यहाँ पे, यही ना लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको जहां पे कट करेगी तो यहां पे कट कर रहा है, देखो ये लाइन भी यहां पे कट कर रहा है, ठीक, ये लाइन भी यहां पे, तो यहां पे जो कट कर रहे हैं ना, यही आपका मुख्य फोकस हो जाएगा। समझ में आया ये बात, मतलब इसको डिफिनीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लो, कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो मुख्य अक्ष यही है ना, इस पे स्थित वह बिंदु, मतलब इस पे कोई बिंदु होगा, ठीक, बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आती, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती, ये समांतर है ना जी, पैरेलल है, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अभी तो यहाँ पे मिल रही है, लेकिन मिलती हुई कब प्रतीत होगी, तो जब हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स में देखेंगे ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब इसी के द्वारा मैं इसको समझाने वाला हूँ, ठीक। यहाँ पे देखो, दो लाइन को लेना है। मान लो हमने क्या किया, प्रकाश को यहां से डाला, ठीक, यहां से हमने क्या किया, प्रकाश को डाला, ठीक, ये यहाँ पे है, यहां से परावर्तन होने के बाद नीचे आएगा, मतलब इधर कट, तिरछे कट होगा। अब यहां से हम लोग एक और प्रकाश को डालते हैं, ठीक, और यहां से भी ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो कट किया, यही आपका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। समझ में आया कि नहीं है, मतलब दर्पण से आती, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से आती प्रकाश की किरणें दर्पण को जिस बिंदु पर, परावर्तन के बाद दर्पण के जिस बिंदु पर कट करते हैं, वही उसका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी हमें लाइट इधर से नहीं डालना, इधर से डालोगे क्योंकि परावर्तक सतह पे ही ना लाइट आता है, तो यहाँ पे हमने लाइट को डाल दिया, लाइट को मैंने डाल दिया। अब ये लाइट क्या होगा, चूंकि सरफेस ऐसा है तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। अब बताओ, ये मिल रहा है, कहीं पे भी ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। लेकिन अगर हम इमेजिन करें थोड़ा सा, हम इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाएं, चलो मैं बढ़ाता हूं और इसको भी बढ़ाता हूं, तो यहां पे कट किया और ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस होगा। तो हम यहां पे देख रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है छोटू, अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हम क्या देख रहे हैं? अवतल दर्पण में हम देख रहे हैं कि ये जो कट हो रहा है, प्रकाश की किरण एक दूसरे कट करिए, ये एक्चुअली में कट कर रहा है, वास्तव में कट कर रहा है, लेकिन उत्तल दर्पण में ये हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कट नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है। ठीक, तो ये चीज मैंने समझाने के लिए इस लाइन सेगमेंट को, मतलब प्रकाश की किरणें कैसे आ रही है उसको समझाने के लिए ये बताया था। तो आप कॉपी में इसको नहीं उतारोगे, इसको आप दिमाग में बैठा के रखोगे। ठीक, अगर चाहो तो लिख भी सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। ठीक है छोटू, तो यहाँ पे देख लो, अब ये हो गया अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो कभी कभी पूछते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बताओ, उत्तल दर्पण का, तो कोई चीज नहीं, जहां इसमें अवतल लिखोगे वहां उत्तल लिखोगे, डिफिनेशन तो सेम है। देखो यहाँ पे लिखा है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु या तो ये या तो ये। ठीक, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आती, तो जिस पे मुख्य अक्ष के समानांतर आती, समानांतर है मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद तो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन के बाद मिलती है, तो यहाँ पे एक्चुअल में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देखो मिलती हुई प्रतीत होती है, कॉमा देके लिखना, मुख्य फोकस कहलाता है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब देखो चूंकि यहाँ पे अवतल दर्पण में ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो फोकस का निर्माण हो रहा है एक्चुअल में हो रहा है, अर्थात इसका फोकस जो होता है वह क्या होता है? वास्तविक होता है। ठीक, और उत्तल दर्पण में देखो, अगर केंद्र से बात करें, देखो तो उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है। तो ये देखो यहीं तक ना दर्पण है। अच्छा, दर्पण की अगर एक्चुअल में बात करें तो ये तो नहीं होता है ना, ये तो मैंने बताया था कि आप समझ सको कि ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इसको मैं मिटा देता हूं, ये समझने के लिए बताते हैं। ठीक, आप लोग भी पहले बनाओगे। ठीक, चलो यहाँ पे देखा जाए तो दर्पण यही तक है, लेकिन दर्पण के पीछे है ना इसका फोकस, यहाँ पे दर्पण के पहले ही है। समझ में आ रहा है? तो जब भी कहेगा कि अवतल दर्पण का एक फिगर बनाओ, तो अवतल दर्पण ऐसे बना दोगे, इधर से आप कलई कर दोगे और ये एक लाइन खींचोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे आप? ये P हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ के मध्य पे होता है F। F को डिनोट ऐसे नहीं किया जाता है, जब तक इससे लाइन जा करके पार ना हो तब तक इसको डिनोट नहीं किया जा सकता है। ठीक है छोटू, इसका एक और डिफिनेशन बोल सकते हो। वो क्या डिफिनेशन बोलोगे? देखो इस फिगर से, तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर जाती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। अब मिलती हुई प्रतीत होती है, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि उत्तल में मिलता हुआ प्रतीत होता है। डन, तो ये चीज क्लियर हो गया, आपको समझ में आया होगा। अब इसी से एक छोटा सा रिलेटेड पॉइंट है फोकल लेंथ, जिसको फोकस दूरी कहा जाता है। देख लो इतने दूर में मैं समझा दूंगा। इसी से रिलेटेड पॉइंट है क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी। अच्छा, अगर इसकी बात करें यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है? ये ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है। और यहां से फोकस से लेकर के ध्रुव तक की मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है फोकस दूरी। फोकस से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो लिख लो फोकस दूरी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये क्या है? इसका डेफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे डेफिनेशन? कि दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी लिखो ना, सिंपल से। फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। और एरो मार्क देके लिखना, इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है छोटू, स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। हो गया, कुछ है ही नहीं, प्रदर्शित किया जाता है। डन। देखो आज के
वीडियो सेशन में हम लोगों ने गोलीय दर्पण और इससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। एक और इसमें पॉइंट है जिसको मैंने नहीं लिखवाया, क्या कि ये जो गोलीय दर्पण होता है, अच्छा यहाँ पे देखो तो ये पूरा की अगर बात करें, ये पूरा और इतने की बात करें तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये और ये मिलकर के ये बना रहे, और ये दोनों दिख रहा है बराबर बराबर दिख रहा है ना। तो ये जो होता है, मतलब ये जो होता है पूरे का आधा होता है। तो ये क्या है, फोकस दूरी, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जिसको सिद्ध भी करना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि सिद्ध करें कि F इज इक्वल टू R अपॉन 2। तो F मतलब फोकस दूरी आधी है किसकी, त्रिज्या की, ठीक। तो इसको हम लोग अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। हालांकि कल का वीडियो सेशन होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट, इमेज फॉर्मेशन का। अवतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, उत्तल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसको हम लोग कल के वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना, ठीक। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।